बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और यहां दर्शन के लिए आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पिछले 300 वर्षों से लड्डू का विशेष प्रसाद ऐसे ही दिया जा रहा है और इस लड्डू को वर्ष 2014 में GI टैग भी मिल चुका है, जिसका मतलब यह है कि तिरुपति तिरुमला के नाम से यह लड्डू सिर्फ आंध्र प्रदेश के इसी तिरुपति मंदिर में मिल सकता है और बाकी कोई इस लड्डू की बिक्री नहीं कर सकता। इस एक लड्डू का वजन 175 ग्राम होता है और हर बैच के पहले लड्डू का भोग भगवान वेंकटेश्वर को लगाया जाता है और बाद में इन लड्डुओं की प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच बिक्री की जाती है। इनमें पहला लड्डू प्रत्येक श्रद्धालु को प्रसाद के रूप में मुफ्त में दिया जाता है, जबकि अगर कोई श्रद्धालु कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लड्डू खरीदना चाहता है तो उसे प्रत्येक लड्डू पर 50 रुपए के हिसाब से मंदिर समिति को पैसा देना होता है। यानी एक लड्डू मुफ्त और अगला जो लड्डू आप लेंगे वो 50 रुपए का होगा। और तिरुपति मंदिर को इन लड्डुओं की बिक्री से ही हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए की आमदनी होती है और यह सारा विवाद असल में यहीं से शुरू होता है, यानी पैसे से। और यह विवाद पैसे का ही है, यह विवाद भ्रष्टाचार का है। आपको याद होगा, मैं हर बार आपसे कहता हूं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करते हैं, लेकिन वन नेशन वन करप्शन की बात नहीं करते। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है वन नेशन वन करप्शन। आप देश के किसी कोने में चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, कोई भी हो, लेकिन आपको वन नेशन वन करप्शन आपको हर जगह दिखाई देगा। इस मंदिर में भी हर रोज आने वाले 1 लाख हिंदू श्रद्धालुओं के लिए लगभग 3 लाख लड्डू रोज बनाए जाते हैं और इन लड्डुओं को बनाने के लिए 15 टन यानी 15,000 किलोग्राम देसी घी का इस्तेमाल होता है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे 1 साल में मंदिर समिति इन लड्डुओं को बनाने के लिए 54 लाख किलोग्राम घी का इस्तेमाल करती है और यह घी अलग अलग कंपनियों और गौशालाओं से आता है, क्योंकि कोई भी एक कंपनी 54 लाख किलोग्राम घी का उत्पादन कर ही नहीं सकती। इसलिए बहुत सारी कंपनियों को यह टेंडर दिया जाता है और फिर बहुत सारी कंपनियों से घी खरीदा जाता है। मंदिर समिति के पूर्व सदस्यों का कहना है कि उन्होंने गुजरात और राजस्थान से एक विशेष नस्ल की 550 गाय खरीदी हैं, जिन्हें तिरुपति मंदिर की गौशाला में रखा जाता है और इन गायों के घी से मंदिर के लड्डू बनाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि लड्डुओं की मांग बहुत ज्यादा होती है और प्रतिदिन उन्हें बनाने के लिए 15,000 किलोग्राम घी की आवश्यकता होती है, इसलिए यह घी बाहर की कुछ कंपनियों से भी खरीदा जाता है और प्रसाद के लड्डुओं में मिलावट की कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसे ही घी बाहर से आया वैसे ही मिलावट भी आ गई। लड्डुओं में सूअर की चर्बी, बीफ का फैट और मछली का तेल तभी आ सकता है जब इन लड्डुओं को बनाने में असली की बजाय नकली देसी घी का इस्तेमाल हुआ हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उसकी तमाम एजेंसियां, यहां तक कि हमारे देश की अदालतें भी अपने कई फैसलों में और इन्वेस्टिगेशंस में यह मान चुकी हैं कि नकली और मिलावटी घी में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है और अगर इस मामले में यही चर्बी और फैट मिला है तो 100% यह पूरा मामला नकली घी के इस्तेमाल का है, क्योंकि नकली घी बनता ही जानवरों की चर्बी और उनके फैट से है। तो ये आप बात मान लीजिए, एक बात समझ लीजिए, असली घी बनता है शुद्ध दूध से और नकली घी बनता है जानवरों के फैट से। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि यह नकली घी तिरुपति मंदिर में कैसे पहुंच गया और आखिर इसके लिए पिछली सरकार कैसे दोषी हो सकती है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए जिन डेयरी कंपनियों से घी खरीदा जाता है उन्हें ऑनलाइन टेंडर उसी समिति से मिलता है जिसका गठन आंध्र प्रदेश की सरकार करती है और ये टेंडर हर 6 महीने में निकाले जाते हैं। घी के टेंडर जिनके तहत घी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को ठेका दिया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? वो करता है मंदिर की समिति और इस समिति का नाम है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम। इस समिति का गठन राज्य सरकार करती है और जब वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने इस समिति का गठन करते हुए इसके अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी YV सुब्बा रेड्डी को सौंपी।
जो फिलहाल राज्यसभा के सदस्य भी हैं। सिर्फ इन्हीं को क्यों सौंपी? ये सुब्बा रेड्डी जो हैं, इनमें ऐसा क्या खास था? तो अब आपको बताते हैं कि क्या खास था और यह रिश्ता क्या था। जगन मोहन रेड्डी की मां और सुब्बा रेड्डी की पत्नी दोनों सगी बहनें हैं और सुब्बा रेड्डी रिश्ते में जगन मोहन रेड्डी के मौसा हुए। और शायद यही कारण है कि वर्ष 2019 में जब जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने तिरुपति मंदिर के बोर्ड का अध्यक्ष अपने सगे मौसा सुब्बा रेड्डी को बना दिया। और अध्यक्ष होने के नाते सुब्बा रेड्डी और बाकी सदस्य ही ये तय कर रहे थे कि लड्डुओं को बनाने के लिए घी किन प्राइवेट कंपनियों से खरीदा जाएगा। नियमों के हिसाब से इस मंदिर बोर्ड में सुब्बा रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्षों का होना चाहिए और यह कार्यकाल होता भी 2 वर्षों का ही है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने वर्ष 2021 में उन्हें फिर से अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और उनकी सरकार में सुब्बा रेड्डी और मंदिर बोर्ड के बाकी सदस्य ही घी खरीदने वाली डेयरी कंपनियों को ऐसे ही ऑनलाइन टेंडर देते रहे, या फिर आप ये तो कह ही सकते हैं कि इस सारे घोटाले की जिम्मेदारी उन पर आती है। अब टीडीपी का आरोप है कि पिछले साल मंदिर समिति ने कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से नंदिनी ब्रांड के घी को खरीदना बंद कर दिया था। नंदिनी जो घी है, ये एक बहुत मशहूर और विश्वसनीय घी वहां माना जाता है, लेकिन नंदिनी से घी खरीदना बंद कर दिया गया और घी का टेंडर दूसरी डेयरी कंपनियों को दे दिया गया, जिनमें तमिलनाडु की एक डेयरी कंपनी का नाम भी शामिल है, जिसके घी को वापस लौटाकर मौजूदा सरकार ने अब उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और यह बताया है कि इस डेयरी कंपनी से पिछली सरकार सिर्फ 320 रुपए प्रति किलोग्राम में घी खरीद रही थी और यह घी बहुत खराब क्वालिटी का था। आप खुद भी सोचिए, अगर आप देसी घी खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में, तो आपको 320 रुपए प्रति लीटर या किलो के हिसाब से देसी घी मिल ही नहीं सकता। यह तभी संभव है जब उस घी में मिलावट की गई हो, लेकिन 320 रुपए के भाव से यह घी तिरुपति मंदिर पहुंच रहा था। इस मामले में 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात, या तो इसमें सस्ता घी खरीदने के चक्कर में चर्बी वाले मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ, और दूसरा, इसमें घी का एक बहुत बड़ा घोटाला भी हो सकता है। आपने इससे पहले हमारे देश में घोटाले तो बहुत सुने होंगे। हमारे देश के लोगों को घोटालों की अब आदत पड़ चुकी है, हर चीज में घोटाला है, लेकिन घी के घोटाले के बारे में कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन अब आज इस कलयुग में घी का घोटाला भी देख लीजिए। आज ही एक अखबार को दिए गए बयान में वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि तिरुपति मंदिर को लड्डुओं के लिए 60 किलोग्राम घी राजस्थान में फतेहपुर की एक डेयरी से मिलता था और इस घी के लिए मंदिर समिति ने इस डेयरी को 3 वर्षों में लगभग 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 60 किलोग्राम घी रोज मिलता था यहां से। इसका मतलब यह हुआ कि 3 वर्षों में मंदिर समिति ने इस डेयरी से 65,700 किलोग्राम घी खरीदा और 1 किलो घी के लिए उसे लगभग 1500 रुपए का भुगतान हुआ। 1 किलो घी के लिए 1500 रुपए, जिससे सवाल खड़ा होता है कि जब मंदिर समिति ने लगभग 400 से 500 किलोग्राम में कर्नाटक से नंदिनी ब्रांड का घी खरीदने से इनकार कर दिया, 400 से 500 रुपए के भाव जब नंदिनी का घी आप नहीं खरीद रहे, तब पूर्व सरकार राजस्थान की एक डेयरी को घी के लिए 1 किलो के हिसाब से 1,500 रुपए का भुगतान कैसे कर रही थी। हम यहां यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा यह कैलकुलेशन वाईवी सुब्बा रेड्डी के बयान पर आधारित है, जो उन्होंने एक अखबार को दिया है। उस अखबार में जो उन्होंने पूरा बयान दिया है, कैलकुलेशन हमने उसके हिसाब से किया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 60 किलो घी वो राजस्थान की एक डेयरी से हर रोज खरीद रहे थे। 3 साल तक उन्होंने खरीदा और उसके लिए 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब हम अपनी तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि हमें अभी तक उसके कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि भ्रष्टाचार हुआ होगा और आज इस मामले की जांच करना बहुत आवश्यक है, वरना हमारे देश के जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था का यह अपमान माना जाएगा, उनकी आस्था के साथ मजाक माना जाएगा और ये करोड़ों हिंदू जो हैं इनका मंदिर के प्रसाद से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा, जो कि बहुत बुरी बात है। आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने आरोपों को फिर से दोहराया, जबकि वाईएसआर कांग्रेस ने
इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके यह मांग की है कि हाई कोर्ट को चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाकर बाकायदा एक जांच करवानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आज कहा कि चंद्रबाबू नायडू के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं और वो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखेंगे और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। तो जगन मोहन रेड्डी ने पहली बार आज इस पूरे विवाद पर अपना मुंह खोला है। क्या उन्होंने कहा है आज आप देखिए। लेकिन ये घी का घोटाला तो है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी जबरदस्त चल रही है और राजनीति हो रही है चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के बीच। దానిపై కూడా అనేక కంప్లైంట్లు, కడాన ప్రసాదంపై కూడా కంప్లైంట్లు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా నాణ్యమైనటువంటి అక్కడ ఏవైతే మన దానికి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులన్నీ కూడా నాసిరకం వాడడం, అది కాకుండా పవిత్రమైన దేవాలయాల్లో కూడా అపవిత్రమైన ముడి సరుకులు వాడడం, ఇలాంటివన్నీ చేసి కంపు చేశారు. ఇప్పుడిప్పుడే అక్కడ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేశాం. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కు లేఖ రాస్తాం దీని తర్వాత, సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారికి కూడా లేఖ రాస్తాం దీని తర్వాత. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే వ్యక్తి తన రాజకీయ యావ కోసం దురుద్దేశంతో తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని భ్రష్టు పట్టించే విధంగా తాను మలాయిన్ చేసే కార్యక్రమం చేయడం ధర్మమేనా, దీని మీద ఎంక్వైరీ జరగాలి, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అక్షింతలు పడాలి అని చెప్పి కూడా లేఖ రాస్తాం. ఐఎమ్ రెడీ. యాజ్ చైర్మన్ ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ 4 years. During that period, nothing that sort of whatever comments he made, nothing that sort of things has happened. And in fact, we have improved so much to prepare laddu also with better quality. Condemn the Congress party is condemning the acts of Mr. Chandrababu Naidu for revealing this so late and also questioning his intention behind it. And Congress party is sending out a letter today to the Ministry of Home Affairs, Mr. Amit Shah, asking for a CBI inquiry into this matter. Because doesn't matter at what level this adulteration was done, the people have a right to know and action has to be taken so this doesn't repeat again. We don't have the right to hurt people's sentiments in the name of politics, in the name of short-sightedness. We cannot do it. So I feel something else to be maybe both in entire Bharat. I think entire temples have become a big issues, and also it has become a consistent and regular pattern of habitual offenders out there who are attacking Sanatana Dharma. आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात शायद पता नहीं होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हिंदू नहीं है, बल्कि वो ईसाई धर्म को मानते हैं और वो एक क्रिश्चियन है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब वर्ष 1930 के दशक में जगन मोहन रेड्डी के परदादा ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था और जगन मोहन रेड्डी ने भी कभी अपने धर्म को लोगों से छिपाने की कोशिश नहीं की। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो इजराइल के वेस्ट बैंक गए थे, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और यही कारण है कि अब इस विवाद के बाद ये राजनीतिक सवाल उठ रहा है कि क्या ईसाई धर्म को मानने वाले जगन मोहन रेड्डी ने अपनी सरकार में हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इतना बड़ा पाप मिला दिया, यानी प्रसाद में पाप। जगन मोहन रेड्डी खुद पर लग रहे आरोपों को खारिज कर रहे हैं और अपने परिवार की कसम भी खा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले को इतना बड़ा बना दिया है कि इससे 88% हिंदुओं की आबादी वाले आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की राजनीति खत्म भी हो सकती है। यानी अब एक राजनीति नई प्रकार की शुरू हुई है चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के बीच। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि असल में इसमें घी का कोई लेना देना नहीं है, असल में ये राजनीति है। और क्योंकि
चंद्रबाबू नायडू इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, उन्होंने मुद्दा भी ऐसा चुना है जो मुद्दा हर हिंदू के घर तक जाएगा, हर हिंदू के दिल तक जाएगा, हर हिंदू के आस्था तक जाएगा। और उन्होंने ये मुद्दा उठाकर ये बताने की कोशिश की है कि जगन मोहन रेड्डी ने हिंदुओं की आस्था का अपमान किया है और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा आगे चलकर बन सकता है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर चुनाव जीते जा सकते हैं और चुनाव हारे जा सकते हैं। आज तिरुपति मंदिर के एक पूर्व पुजारी ने यह दावा किया कि उन्होंने प्रसाद में खराब क्वालिटी के घी के इस्तेमाल को लेकर कई बार इस ट्रस्ट को शिकायतें की, इस बोर्ड को शिकायतें की, लेकिन ये जो समिति है, बोर्ड है मंदिर का, इस मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्षों ने कभी भी इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। Since last 5 years, the ghee which is used for preparation of the rice varieties of prasadams and the sweet meats to the god, to be offered to the god, that ghee is adulterated with animal fat and plant oils and all those things. So that all these things I had been objecting to and other officers, but none took notice of this. New government has taken a vow to purify, to sanctify the temple, and as a step in that system, in that program, now they are planning to buy pure cow ghee. ये जो मंदिर समिति है, असल में इसे बहुत ही प्रतिष्ठित समिति माना जाता है और आंध्र प्रदेश की राजनीति से जो लोग वाकिफ हैं वो ये जानते होंगे कि इस समिति का सदस्य बनने के लिए बड़े बड़े नेता पूरी ताकत लगाते हैं, बड़े बड़े नेता पूरा जोर लगाते हैं और इस समिति का सदस्य बनना भी अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है और राजनीतिक रूप से भी ये जो मंदिर समिति है ये बड़ी शक्तिशाली मानी जाती है। इसलिए बड़े बड़े नेता चाहते हैं कि उनका किसी न किसी तरीके से उनके कोई परिवार का सदस्य इस मंदिर समिति में जरूर आ जाए। मंदिर समिति के पूर्व सदस्यों का कहना है कि तिरुपति मंदिर के पास अपनी खुद की एक लैब है जिसमें प्रसाद के लिए आने वाले घी और दूसरे सामान की जांच की जाती है और जब यह सामान तय मानकों पर खरा उतरता है तभी इससे प्रसाद के लड्डू बनाए जाते हैं और यह बात सही भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहां एक तथ्य यह भी है कि मिलावटी घी में जिस तरह से जानवरों की चर्बी और फैट को मिलाया जाता है वो मिलावट कई बार लैब की जांच में भी पकड़ी नहीं जाती। इस पर अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने एक स्टडी की और यह बताया कि इस समय दुनिया में ऐसी कोई स्पष्ट टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है जिससे जानवरों की चर्बी और उनके फैट से बने घी की पहचान बिल्कुल ठीक तरीके से की जा सके और इसी बात का फायदा उठाकर बाजारों में नकली घी बिकता है। और आज ये मामला सिर्फ तिरुपति मंदिर के लड्डुओं का और मंदिर के प्रसाद का नहीं है। आज हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आज भारत सरकार या राज्य की सरकारें देश के किसी भी इलाके से, किसी भी शहर से, किसी भी राज्य से मिठाई की दुकानों पर जो लड्डू बिक रहे हैं उन लड्डुओं को अगर उनका सैंपल लेकर किसी भी लैब में जांच कराने के लिए भेजे तो शायद इन तमाम लड्डुओं के घी में भी यही जानवरों की चर्बी और फैट निकलेगा, क्योंकि हमारे देश में इतनी गाय और भैंस हैं ही नहीं, इतना दूध हमारे देश में इतना पैदा ही नहीं होता जिससे शुद्ध देसी घी की इस डिमांड को पूरा किया जा सके। इस कैलकुलेशन को भी आप एक बार जरा देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि हो सकता है आप भी नकली देसी घी ही खा रहे हों और आप सोचते होंगे कि आपको बड़ी पहचान है देसी घी की। आप सोचते होंगे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके परिवार में जो कहेंगे कि हम तो सूंघ कर बता देंगे कि ये घी असली है या नकली, और दानेदार घी जैसा होगा हम हाथ में पकड़ेंगे और घी के दानों को देखकर बता देंगे कि ये देसी घी असली है या नकली। अब जरा ये कैलकुलेशन देखिए, गणित देखिए। भारत में हर साल लगभग 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, 23,000 करोड़ लीटर एक साल में, जिसमें से घी बनाने के लिए सिर्फ 10% दूध ही उपलब्ध होता है और यह 10% होता है 2300 करोड़ लीटर दूध और 1 किलो घी बनाने के लिए लगभग 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, 20 से 30 लीटर कहीं भी। अगर 20 से 30 लीटर दूध आप इस्तेमाल करेंगे तब 1 किलो घी निकलता है।
इसका मतलब यह हुआ कि इतने दूध से पूरे साल में 76 करोड़ किलो घी ही बन सकता है, जबकि हमारे देश की आबादी 145 करोड़ है। और अगर हम ये मान लें कि इन 145 करोड़ लोगों में आधे लोग भी घी खाते हैं तो उन्हें साल भर के लिए 1 किलो ही घी मिलेगा, जबकि हर साल व्यक्ति साल भर में अधिकतम 4 से 5 किलो घी खाने का इस्तेमाल तो करता ही है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जितना घी चाहिए उतना दूध है ही नहीं। यानी हमारी जो घी की डिमांड है, अगर उसे बनाने के लिए जितना दूध की आवश्यकता है उतना दूध हमारे देश में पैदा ही नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना दूध पैदा हो रहा है उससे तो कहीं बहुत कम घी निकलेगा। बाकी का सारा घी इस बाजार में मिलावटी है और नकली है। और इसी के कारण जानवरों की चर्बी से मिलावटी घी बनाया जाता है। और यह घी आपके घर से लेकर, आपकी रसोई से लेकर, मिठाई की दुकान तक और अब शायद मंदिर के प्रसाद तक पहुंच चुका है। और हो सकता है कि देश के बाकी मंदिरों में भी ऐसे ही मिलावटी घी का इस्तेमाल हो रहा हो। यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में बीफ टैलो, लार्ड और मछली के तेल ही क्यों मिला? तो इसकी वजह यह हो सकती है कि नकली घी बनता ही इन्हीं चीजों से है। इसमें लार्ड उस सफेद पदार्थ को कहते हैं जो सूअर की चर्बी को पिघलाने पर निकलता है और यह बिल्कुल घी जैसा दिखता है। जब मिलावटी घी बनाया जाता है तो उसे दानेदार बनाने के लिए और उसमें घी जैसी सफेद परत और चिकनाहट पैदा करने के लिए जानवरों की चर्बी पिघलाकर डाली जाती है और इससे असली और मिलावटी घी के बीच का जो फर्क होता है वो खत्म हो जाता है। 1 किलोग्राम घी को तैयार करने के लिए उसमें जानवरों की 500 ग्राम चर्बी, 300 ग्राम रिफाइंड पाम ऑयल और फिश ऑयल, इसमें रिफाइंड ऑयल होगा, पाम ऑयल होगा, फिश ऑयल होगा, 200 ग्राम असली देसी घी और 100 ग्राम केमिकल मिलाया जाता है। और यह वही केमिकल होते हैं जिससे जानवरों की चर्बी वाले घी से शुद्ध देसी घी की सुगंध आने लगती है। और जब आप बाजार में घी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं उसकी सुगंध कैसी है। बड़े बड़े हमारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम सूंघ के बता देंगे, तो वो पहले सूंघते हैं, सुगंध आप देखते हैं कि कैसी है, फिर देखते हैं रंग कैसा है, रंग से भी पता चलता है, फिर देखते हैं उसमें चिकनाहट कैसी है और फिर देखते हैं कि वो घी कितना दानेदार है। और अगर ये सारी चीजें आपको बढ़िया दिखती हैं, सूंघने में बढ़िया है, दानेदार है, रंग बहुत अच्छा है, चिकना भी है, तो आपको लगता है कि हमने शुद्ध देसी घी खरीद लिया। और फिर आप अपने परिवार को, अपने प्रिय लोगों के लिए प्यार से जब खाना बनाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि आज ज़रूर खाइए, पेट भर के खाइए, क्योंकि हमने आज शुद्ध देसी घी में एक खाना तैयार किया है। कड़वा सच ये है कि ये सारी चीज़ें जानवरों की चर्बी और फैट वाले घी में भी होती हैं, जिसके कारण बाज़ारों में सरकारों की नाक के नीचे नकली और मिलावटी घी बेचा जाता है। और तिरुपति मंदिर में भी जो घी इस्तेमाल हुआ होगा या जो आपके घरों में भी घी इस्तेमाल हो रहा होगा, ये वही मिलावटी घी हो सकता है और ये बात सरकारें भी मान चुकी हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं उसी विचार को आपके सामने रखना चाहता हूं, 1 नेशन 1 करप्शन। आपको क्या लगता है? हमने 2 दिन इन्वेस्टिगेशन की, थोड़ी सी रिसर्च की, हमें सब बातें पता चल गई। तो आपको क्या लगता है कि सरकारों को ये बात नहीं पता? जो हमारे देश में फूड इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें ये बात नहीं पता? अलग अलग राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं, उनके बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्हें ये बात नहीं पता? सबको पता है, दुकानदारों को भी पता है, जो बनाने वाले हैं उन्हें भी पता है। जिस इलाके में ये नकली घी बनते हैं उस इलाके के जो फूड इंस्पेक्टर हैं, पुलिस है, सरकारी विभाग के लोग हैं, उन्हें भी पता है। वरना जिस दिन वो चाहें उस दिन वो इस पूरे धंधे को बंद कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। उसकी वजह यह है भ्रष्टाचार, उसकी वजह है 1 नेशन 1 करप्शन। FSSAI और केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में माना है कि शुद्ध देसी घी में जानवरों की चर्बी और उनका फैट नहीं होता, जबकि मिलावटी घी इसी चर्बी और फैट से बनता है। और इसलिए आज सरकार को भी इसे एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेना होगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल जितना मिलावटी और नकली घी बनता है उसमें से 5% को भी पुलिस और अलग अलग हमारे जो विभाग हैं, सरकारी विभाग, वो पकड़ नहीं पाते। 5% भी नहीं पकड़ पाते।
इसका मतलब यह है कि 95% जो नकली घी है वो आप तक पहुंच जाता है और सारा नकली घी आसानी से लोगों तक पहुंच रहा है और अब तो ये शायद मंदिर के प्रसाद में भी पहुंच चुका है। इसी साल जयपुर में डी मार्ट के एक रिटेल स्टोर से पुलिस ने 450 लीटर मिलावटी घी बरामद किया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स पर भी मिलावटी घी पहुंच चुका है। और घी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सरस घी ने खुद ये शिकायत दी थी कि बाजार में उसके नाम से कुछ माफिया नकली घी बनाकर खुलेआम धड़ल्ले से बेच रहे हैं। आप बाजार में जाएंगे तो आपको न जाने कितने नामों से, कितने ब्रांड से देसी घी, शुद्ध देसी घी बिकता हुआ नजर आएगा। माना जाता है कि देसी घी की उत्पत्ति प्राचीन भारत में 2000 ईसा पूर्व हुई थी, जिसका आयुर्वेद से लेकर कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है और घी को तरल सोना माना गया है। घी, देसी घी सोने के बराबर खरा माना जाता है। आज भी हमारे देश में घी की खपत मंदिरों में भगवान की पूजा और आराधना के लिए की जाती है। घी का शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है क्योंकि देसी घी शुद्धता का प्रतीक है जो सकारात्मकता को प्रज्वलित रखता है। इसलिए हर मंदिर में, हर पूजा में, हर अनुष्ठान में, हर हवन में शुद्ध देसी घी का प्रयोग होता है, हर यज्ञ में। लेकिन इस शुद्धता को भी आज के कलयुग की बेईमानी ने अशुद्ध कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि घी में पहली बार जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर देश में इतना बड़ा विवाद हुआ है। असल में हमारे देश के लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, इसलिए आपकी याददाश्त को मैं थोड़ा सा दुरुस्त करता हूं। याद कीजिए, वर्ष 1983 में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं, उस समय दिल्ली में एक रेड की गई। इस रेड के दौरान ऐसा वनस्पति घी बरामद हुआ जिसमें बीफ का फैट और जानवरों की चर्बी थी। 1983 की बात बता रहा हूं आपको। और आरोप था कि जिस कंपनी की फैक्ट्री में यह वनस्पति घी बन रहा था, उसने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी को आज के हिसाब से 8 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। और यह मामला उस समय बहुत बड़ा बन गया था और लोगों ने तब इस रिपोर्ट को देखने के बाद वनस्पति घी खाना छोड़ दिया था। और उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिरों में ऐसी मिठाइयों के प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जो वनस्पति घी से तैयार होती थी। और उस समय यह मुद्दा भारत की संसद में भी उठा था और बाद में यह मुद्दा अदालत में गया। हालांकि यह अलग बात है कि इस मामले में अदालत का फैसला आने में पूरे 31 वर्ष लग गए और वर्ष 2014 में वनस्पति घी में जानवरों की चर्बी के आरोप साबित हुए और तब 11 में से 7 आरोपियों की तो मृत्यु हो चुकी थी और बाकी जो 4 आरोपी बचे थे उन्हें 31 साल बाद अदालत से सिर्फ 4 साल की सजा हुई। और सोचिए, इंसाफ के नाम पर इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। मैं भी आपसे पूछ सकता हूं, कैसा लगा आपको मेरा ये मजाक? ये मजाक नहीं तो और क्या है। 1983 का मामला और फैसला आता है 2014 में। उसमें भी ज्यादातर लोग मर चुके हैं। आरोपी जो बचे हैं उन्हें सिर्फ 4 साल की सजा। आज भी शायद इस मामले में जांच अगर की जाए, इस मामले में जांच हो, दोषियों को सजा मिलने में न जाने अभी कितने साल और लग जाएंगे। अगर आज आपको यह पता चल जाए कि तिरुपति मंदिर में मिलावटी घी देने वाले कौन थे, अगर आपको मान लो पता चल जाए, तो सोचिए उन्हें सजा मिलने में कितना समय लगेगा। कई दशक लग जाएंगे, शायद 20-25 साल और लग जाएंगे। लेकिन हम आपको यह बता सकते हैं कि जब लोग गाय के घी में सूअर की चर्बी और बीफ फैट मिलाने से इतना हैरान हो रहे हैं, तब हमारे ही देश में YouTube पर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जिनमें जानवरों की चर्बी से मिलावटी घी बनाने की विधि बताई गई है। और कोई भी इन वीडियोस को देखकर नकली घी बनाने का काला कारोबार आसानी से कर सकता है। लेकिन ना तो YouTube ने इन वीडियोस को कभी अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। यह बात ध्यान से सुनिएगा। YouTube यह बात जानता है कि उसके चैनल पर, उसके प्लेटफॉर्म पर लोग नकली देसी घी बनाने के वीडियोस डाल रहे हैं। जानवरों की चर्बी से नकली घी कैसे बनता है वो वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन YouTube ने आज तक नहीं हटाया और ना ही सरकार ने आज तक कभी इसका कोई संज्ञान लिया है। जरा देखिए।
देवस्थानम्स जो है कई सारे भक्तों के लिए बहुत सेक्रेड और सैंक्टिमोनियस है और यहाँ पे कुछ ही दिनों पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने ये बताया कि ये जो पिछले गवर्नमेंट थी उनके कई सारे अडल्ट्रेटेड इंग्रेडिएंट सामग्री यूज कर रहे थे प्रसादम बनाने में। जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स का जो प्रसादम है, लोग कई देशों से यहाँ पे आके लॉर्ड वेंकटेश्वरा, स्वामी वेंकटेश्वरा का दर्शन लेते हैं और जो आइकॉनिक लड्डू है तिरुमला तिरुपति का जो लड्डू है उसको लेके ये भी जाते हैं। ये जो रिपोर्ट अभी आया है इसमें ये साफ दिख रहा है कि जो घी यूज किया था उस घी में ना कि ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कई सारे जो अडल्ट्रेटेड सामग्री थी। पर एक और शॉकिंग बात ये था कि इस जो घी में रिपोर्ट टेस्टिंग के तौर पर रिपोर्ट्स आई है उस रिजल्ट्स में एनिमल फैट भी था, जिसे कि फिश ऑयल, बीफ टैलो और लॉर्ड। इस जो रिपोर्ट के बाहर आने में कई सारे भक्तों का ना कि उनका जो सेंटिमेंट से वो हर्ट हुई है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, लगभग 10 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो पहले लड्डू का क्वालिटी जो था, पहले जो आता था तो अच्छा था, बीच में 3-4 साल वापस उसका क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो गया था। तो अब आप ये समझ लीजिए कि दिवाली का त्यौहार अब आने ही वाला है। कुछ समय के बाद दिवाली का त्यौहार आएगा, उस समय बाज़ारों में बड़ी रौनक होगी। आप सब लोग मिठाई खरीदेंगे बाज़ारों से, मावा आएगा, घी का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हर जगह जब आप जाएंगे कुछ भी मिठाई लेने के लिए, घी लेने के लिए, आपको कहा जाएगा, हर जगह पैकेट पर लिखा होगा 100% प्योर, 100% शुद्ध। और खोए की मिठाई हर साल जब आप खरीदने के लिए जाते हैं, हर साल ये रिपोर्ट आती है कि नकली खोया बाज़ार में आ रहा है, नकली घी बाज़ार में आ रहा है, नकली दूध बाज़ार में आ रहा है। और ये सारी जो मिठाई है ये नकली घी और नकली दूध से बनी हुई मिठाई है। फिर भी लोग इसे खाते हैं, फिर भी इसी मिठाई को खाते भी हैं, दूसरों को खिलाते हैं, मेहमानों को खिलाते हैं। पूजा में इसी मिठाई का प्रयोग किया जाता है और इसी मिठाई से पूजा के बाद प्रसाद भी बनता है। आपके घर में भी मिठाई आती होगी, लड्डू आते होंगे और लोग ये कहकर जाते होंगे कि हमारे घर में पूजा हुई थी, उसका प्रसाद है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ये प्रसाद कितने मिलावटी घी से बना है। असल में मिलावट हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और मिलावट को सबने स्वीकार कर लिया है, आप सबको छोड़कर। आपकी सेहत खराब होती है, आपको बीमारियां होती हैं, आपका पैसा बर्बाद होता है। लेकिन इसी मिलावट की वजह से हमारे देश में एक बहुत बड़ा तंत्र है जो पैसा कमाता है और उसी से यह भ्रष्टाचार होता है। आज इसी मामले पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और कहा है कि तिरुपति में प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली हैं। हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता की पूरी रक्षा होनी चाहिए। तो राहुल गांधी के अंदर जो हिंदू है वो भी आज इस खबर को देखने के बाद जाग गया है। तो हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए, आपके सुख चैन के लिए ये इन्वेस्टिगेशन अपना लगातार जारी रखेंगे। लगातार हम ये सुनिश्चित करते रहेंगे कि ये बात ज़रूर पता चले कि नकली देसी घी के मामले में हो क्या रहा है और आपको उससे हम कैसे बचा सकते हैं। लेकिन आपको भी कहना चाहेंगे कि आप भी सावधान रहिएगा। अब हम आपको उस सप्लाई चेन के खतरे के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया के सभी देशों को बहुत चिंतित कर दिया है और ये एक नई तरह की युद्ध नीति है। लेबनान में सैकड़ों पेजर्स और वॉकी टॉकीज में जो धमाके हुए थे उन्हें लेकर अब चौंकाने वाली नई जानकारियां आ रही है। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने ताइवान की जिस कंपनी से पेजर्स खरीदे थे उस कंपनी ने बताया कि इन पेजर्स का निर्माण एक समझौते के तहत एक हंगरी की कंपनी ने किया था। लेकिन अब हंगरी की सरकार ने यह बताया है कि जिस कंपनी की फैक्ट्री में ये पेजर्स बने थे वो फैक्ट्री तो बंद है, खाली पड़ी है और असल में इस फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं। तो अगर ये फैक्ट्री खाली पड़ी है, यहां कुछ बनता ही नहीं, तो ये पेजर्स कहां बने? इससे यह पता चलता है कि ये पेजर्स हंगरी में भी नहीं बने थे और ये कहीं और से ही लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों की जेबों में पहुंच गए। पेजर्स की तरह वॉकी टॉकीज में भी ब्लास्ट हुआ
जिन्हें जापान की एक कंपनी आईकॉम ने बनाया था। लेकिन अब ये जापान की कंपनी भी कह रही है कि सप्लाई चेन के दौरान इन वॉकी टॉकीज की बैटरियां शायद बदल दी गई, यानी जब इन्हें जापान की फैक्ट्री से बाजार तक ले जाया जा रहा था, रास्ते में किसी ने इनकी बैटरी बदल दी और लेबनान पहुंचने से पहले ही इन वॉकी टॉकीज की बैटरी में विस्फोटक छिपा दिया गया। यह बहुत खतरनाक बात है। क्या आपको पता है, आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जो स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करते हैं, जो स्मार्ट वॉच आप पहनते हैं, जो लैपटॉप आप इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में या दफ्तर में जो एसी लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट कार आप यूज कर रहे हैं, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम, गाड़ी में लगा हुआ रेडियो, वो किस देश की किस फैक्ट्री में बनकर आया है, क्या आप जानते हैं? आपको यह भी नहीं पता होगा कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो किस फैक्ट्री में बना है, कहां बना है। आपके घर में जो एसी है, जिस टीवी पर आप हमें देख रहे हैं अभी, ये किस फैक्ट्री में बना है, कौन सी जगह बना है, आपको नहीं पता होगा। आप ये जानते हैं कि आपके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा प्रोडक्ट किस कंपनी का है, ये तो आपको पता होगा क्योंकि कंपनी का नाम आपके टीवी पर लिखा होगा। लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि उस मोबाइल फोन को असेंबल कहां किया गया है, उस टीवी को कहां असेंबल किया गया है, उसमें बैटरी कहां लगी, उसमें जो चिप लगी हुई है वो कहां लगी, और वो किस देश से, कौन कौन सी जगह से होते होते आपके घर तक पहुंचा है। और इसी को हम सप्लाई चेन कहते हैं। यानी जिस स्थान से वो चीज बनी, वहां असेंबल हुई और अलग अलग स्थानों से उस प्रोडक्ट में जो उपकरण लगते हैं वो कहां कहां से आए, और फिर वो तैयार माल कैसे एक देश से दूसरे देश पहुंचा, फिर दूसरे शहर पहुंचा, फिर बाजार में पहुंचा और बाजार से आप तक पहुंचा। इसी को सप्लाई चेन कहते हैं। लेकिन अब यही सप्लाई चेन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। भारत के लिए यह चीज इसलिए बहुत चिंताजनक है क्योंकि हमारे देश में जो 70% मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 70% मोबाइल फोन हमारे देश में, वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश चीन से बनकर आए हैं या चीन की कंपनियां उन्हें बना रही हैं। और इसीलिए आज लेबनान में हुए हमलों को सिर्फ टीवी पर देखकर भूलने की गलती मत कीजिएगा, बल्कि इन हमलों के बारे में अब दुनिया भर की सरकारों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। आज भी इजराइल ने लेबनान पर फिर से बड़ा हमला किया है और उस पर कई रॉकेट दागे हैं। तस्वीरें आप देखिए।